नाज़रीन आदाब, आज के इस अहम मदाकरे में हमारे साथ कुछ गेस्ट और भी जुड़ेंगे, लेकिन फिल वक्त हमारे साथ जनाब शुएब एडवोकेट साहब मौजूद हैं। और जाहिर है कि शुएब एडवोकेट चाहे वो मुख्तलिफ मंच हों या समाजी तंजीमों के कारनामे हों या यूं कहें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वक्फ का मसला हो, बिलखुसूस जो माइनॉरिटीज़ से जुड़े मामलात हैं उसमें बड़े पेश रहते हैं और कई मुकदमात बड़े अहम जो हैं वो इनके ज़ेर निगरानी भी हैं। वो चाहे स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की बात हो या मतदाता जागरूक संघ का मुकदमा हो, बड़ी के साथ शुएब एडवोकेट उसकी नुमाइंदगी और तर्जुमानी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर एक वकील की हैसियत से भी लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। शुएब साहब, आपका इस्तकबाल है। और आपसे इससे पहले कि मैं एक सवाल करूं तो मैं ये बता दूं कि हमारे साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग के रियासती सदर जनाब डॉक्टर मतीन साहब भी जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर मतीन जी, तो देखिए, मतीन साहब का भी जो तारुफ है वो जाहिर है कि वो इस हवाले से बड़ा मुमताज़ और अहम है कि उन्होंने मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से भी काम किया है और जाहिर है कि जो मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म उनके पास है उसके हवाले से तो बड़ी नुमायाँ खिदमात गुज़िश्ता एक दहाई से ये अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते रहे हैं। शुएब साहब, किस अंदाज से देख रहे हैं जो मंजरनामा तब्दील हो रहा है? उसमें लोग ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी ऐलान हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं या माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से किया जा रहा है, उसके पेश नज़र हुकूमत के सामने आने वाला जनरल इलेक्शन है, जो कि आपके नॉलेज में भी है कि किस अंदाज से तैयारियां शुरू की जा रही हैं। शुएब साहब, देखिए सर, ऐसा है, बहुत अच्छा मौजू आपने लाए हैं आज, ये हकीकत है। और देखिए सर, ऐसा है कि जो हुकूमत इस वक्त है, खास करके रियासती हुकूमत है, उसकी पसमानदा पे एक निगाह है। क्योंकि पसमानदा जो है वो बिखरा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड फेंका है। और जाहिर सी बात है कि और तरह तरह की जो पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि हम आपके साथ हैं, वो खिसक रहे हैं उनसे बैकवर्ड, तो उनको एक मौका मिल गया। और जाहिर सी बात है, डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए होता है, तो हम किसी भी इल्जाम ना लगा के हमें खुद उसमें देखना होगा कि हमारी कमियां क्या हैं। आखिर जो पसमानदा खासकर मुस्लिम समुदाय है, कुछ पार्टियों से खिसक रहा, आखिर क्यों खिसक रहा है, इसकी वजह भी तलाशनी पड़ेगी। क्योंकि हमको आजादी के बाद से, आप देखिए तारिक साहब, आजादी के बाद से सिर्फ मुस्लिम समुदाय को खास करके सिर्फ एक वोट बैंक समझा गया। किसी भी जितनी पार्टियां हैं उन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा और उनको उनसे वोट ले लिया और इख्तियार में बैठ गए। फिर उन्होंने वो उनको हैसियत या उनको जो जितनी उनकी हैसियत थी उस हिसाब से उनको कोई मुकाम नहीं दिया, न मरकजी हुकूमत ने दिया, न रियासती हुकूमत ने दिया। तो इसलिए अब चूंकि आप देखिए निकाह चुनाव करीब है, तो जाहिर सी बात है जो हुकूमत इक़्तिदार में है उसको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय को अपने खींचा जाए, तो उन्होंने एक पासा चला है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप जब किसी को छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसको करेगा। तो हम ये चाह रहे थे, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो एक तबका मुस्लिम का है कम से कम वो मुत्तहिद हो और मुत्तहिद होकर वो अपना वोट एक साथ बहुत अहम बात की आपने शुएब साहब। इससे पहले भी आप कई डिबेट्स में और मबाहिसों में यानी मदाकरों में शिरकत फरमा चुके हैं, तो आपने पहले भी इस मौजू पर बात की थी कि इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है अगर सियासी इस्तेकाम चाहते हैं। डॉक्टर मतीन साहब, आपने अभी हाल ही में हल्द्वानी का मसला भी देखा और मथुरा भी आपके सामने है और दूसरे ऐसे इश्यूज भी आपके सामने हैं जिसकी बुनियाद पर आपने पहले भी बयान जारी किया था और अपने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, यूनाइटेड मुस्लिम लीग है, उसके ताल्लुक से भी आपने बड़े अहम बयान जारी किए। तो आप शायद आपके मतीन साहब, आप कुछ डिस्टर्ब ज्यादा हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मतीन साहब कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं आज। शुएब साहब, क्या तो देखिए, ये जो जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ये इस हवाले से शुएब साहब बड़ा अहम है कि बारहा जब वो इलेक्शन आता है तो जैसा कि आपने अभी फरमाया कि अक़लियती तबका जो है, बिलखुसूस सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के ताल्लुक से हम बात करें तो उसको एक वोट बैंक की शक्ल में लोग इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब जाहिर है कि ऐलानात किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही वोट कास्ट हो जाता है, इलेक्शन के नताइज सामने आ जाते हैं, ये एतराफ़ भी किया जाता है कि अक़लियती तबके ने भी बड़े पैमाने पर वोट दिया, उसके बाद मंजरनामा तब्दील हो जाता है। मतीन साहब, कुछ डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है आपकी तरफ से? आप थोड़ा सा सुकून से बैठे तो हम देखिए, क्योंकि प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अब आप इसमें बाकायदगी संजीदगी से शामिल हो जाइए। मैं एक सवाल आपसे मतीन साहब करना चाहता हूँ कि हल्द्वानी का मामला भी
आपके सामने है, मथुरा भी आपके सामने है और दूसरे इश्यूज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पस मंजर में हम ये देखते हैं कि अक़लियती नवाजी के लिए भी ऐलान किए जा रहे हैं। तो इसको आइंदा इलेक्शन के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं, उससे जोड़ के देखा जाए या ये हुकूमत की एक हिकमत अमली है, जो एक रविश है उसी पर कारगर है हुकूमत? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तारिक भाई, असल में मामलात ये हैं कि इस मुल्क के अंदर सारा जो भी निज़ाम है वो सियासी है। हमारी जो अकाबरीन है, जो भी बड़े रहे हैं, उन्होंने कभी इस बात को बहुत संजीदगी से नहीं सोचा, और उसके सबब ये रहा कि मुसलमान जो है एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं यहाँ पर आया। उन्होंने हमेशा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, सेकुलर पार्टीज को जो है साथ दिया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि मुसलमान दिन ब दिन कमजोर कमजोर दर कमजोर होता रहा। आप रही बात जो आज बीजेपी का जो भी इश्यूज है, चाहे हल्द्वानी का मामला ले ले, अगर बीजेपी चाहे कांग्रेस के लोग या वहाँ पे जो इससे पहले जो सीएम थे हरीश रावत साहब या दीगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर ये इश्यूज चाहते तो वो फौरन के फौरन हल कर सकते थे। उनका टाइम था, उनका बहुत बड़ा टाइम रहा है, मगर उन्होंने इस बात को कभी संजीदगी से नहीं लिया। मुसलमानों के इश्यूज को उन्होंने इस मुल्क के इश्यूज की तरह से नहीं लिया। जो दीगर हमारे मेजॉरिटेरियन लोग है, जो बरादरान वतन है, उनकी तरह से मुसलमानों के इश्यूज को नहीं लिया, और वो जो है धीरे धीरे वो नासूर बनता चला गया, और आज हल्द्वानी में इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मामलात है। मतीन साहब, एक सवाल आपको यहाँ बीच में मैं रोक कर ये पूछना चाहता हूँ कि हल्द्वानी का जो मामला था उसमें मालूम हमारी जो नॉलेज है उसके मुताबिक ये था कि आपकी जमात ने भी बड़ी अहम पेशरफ्त की, तो क्या आपने वहाँ का दौरा किया था, वहाँ का जायजा लिया, या क्या कुछ मंजरनामा आप बताना चाहेंगे वहाँ के हवाले से? देखिए, हम क्योंकि अभी यहाँ से दूसरे स्टेट का मामला था, मैंने वहाँ के जो जिम्मेदारान थे उनसे राब्ता किया, वो लोग गए थे, और हमने यहाँ के जो भी रिपोर्टिंग थी या जो भी हमारी मालूमात में जो थी, वो हमने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईटी मोहम्मद बशीर साहब, पीवी अब्दुल वहाब साहब और पार्टी के जो सरबराह हैं उनको भेजा। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। क्या मंजरनामा वाज़ेह हुआ है, क्या कुछ दुश्वारियां थी और कैसे हल की गई? भाई ये तो सब कोर्ट मैटर आ गया था ना, इसलिए कोर्ट में इशू उसको निपटा लिया गया है। अब आने वाले वक्त अगर सेकुलर फोर्सेस का, कांग्रेस का रिज्यूम अगर वहां पलटता है तो उस मामले को इंशाल्लाह बहुत खामोशी, बहुत खूबसूरती से उसको निपटाया जाएगा, जो अभी तक नहीं कर पाए थे। अब ये बात हम लोग के सामने आई है और पार्टी के लोगों को हमने इस बात को से बावर कराया है, और उनका अगर यूपीए सरकार आती है या स्टेट में कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां पर उस मामले को जल्द से निपटाया जाएगा इंशाल्लाह। मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इसमें कुछ बेहतर करेगी? अगर आप लोग जो सियासी मौजूदा तंजीमें, समाजी तंजीमें अगर दबाव इस बारे में संजीदा होती तो वो जो नैनीताल हाईकोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। भाई वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, बाकायदा अस्पताल थे, थाना, पुलिस चौकी, सब कुछ मौजूद था, सड़कें मौजूद थी, और 100 साल से लोग रह रहे हैं। ये सारे इश्यूज थे, और पहले तो 35-36 बीघा एकड़ की जमीन का मामला था, बाद में 78 बीघा एकड़ जमीन का मामला आ गया। तो ये मामला जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उलझा करके पेश किए। उन्होंने कोर्ट को बावर ही नहीं कराया इस बारे में, बल्कि वहां की जो लैंड थी वो फ्री होल्ड की गई थी, फ्री होल्ड के सिलसिले में भी नहीं बताया। तो ये सारा इश्यूज ही असल में सारा लब्बुलवाब ये आ जाता है कि उनको हिंदू मुस्लिम करने से फायदा मिलता है, और उसी का फायदा वो उठा करके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सारा मामला ये है। देखिए शुएब साहब, इस बात को बार बार मतीन साहब दोहराते हैं, हिंदू मुस्लिम और ये कम्युनलिज्म और फरका परस्ती वगैरह, जाहिर है, और इनका दोहराना जाहिर है कि सियासी लीडर हैं ये तो, और बड़े करीब से मामलात को देखते भी हैं, कुछ बातों से इत्तफाक इनकी किया भी जाता है, कुछ बातों की तरदीद भी होती रही है। लेकिन देखिए, आप जिम्मेदार शहरी हैं, एक वकील की हैसियत से आप क्या महसूस कर रहे हैं मौजूदा दौर में कि जो हुकूमत की पेशरफ्त है, चाहे वो ऐलानात का मामला हो, स्कीमों का मामला हो, कभी कभी अक़लियती नवाजी के ताल्लुक से भी ऐलान किया जा रहा है, और कभी कभी ऐसा मंजरनामा भी पेश किया जा रहा है जो कि डॉक्टर मतीन साहब ने अभी फरमाया कि उनको कुछ कहीं ना कहीं समाजी तकसीम से फायदा पहुंचता है। मजहबी बुनियाद पर जब समाजी तकसीम की जाती है तो उससे बरसर इक़्तिदार जमात जो है बीजेपी, उसको फायदा पहुंचता है। तो आप एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आप क्या सोचते हैं और किस अंदाज से देख रहे हैं इस मंजरनामे को?
देखिए सर, ऐसा है, मतीन साहब ने जो बात कही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत कही है, लेकिन आप बताइए सर, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मैं हूँ, हम हैं। हमारे जो बड़े बड़े लीडरान हैं, आप देख लें, चाहे दुनियावी लीडर हमारे हों, चाहे मजहबी लीडर हों, कभी इन्होंने मंजर आम पर कोई ऐसी बात कही जिससे कि वो समुदाय मुत्तहिद हो? कभी नहीं कही। तो ये कमियां हमारी हैं। मैंने सामने मौका दिया, उनको मौका मिला, उन्होंने एक पासा चला। अगर आप जानते हैं वो पार्टी मेरे फेवर में नहीं है, तो आप मुत्तहिद होए, मुत्तहिद होके उसको वोट करें जो आपकी सुने। आप बताइए, वो पार्टी अभी आई है, मरकज में हो चाहे रियासत में हो, और उससे पहले कांग्रेस इतने साल रही। मैं किसी पार्टी की बुराई बेस पे नहीं करूंगा। अगर मेरी गलती है, हमारी गलती है, हमारी कौम की गलती है, तो हमारे लीडरान सबसे बड़े उसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो दुनियावी हो चाहे दीनी। मैंने हमेशा ये बात कही। आप बताइए सर कि अभी ये समुदाय का मामला ऐसा है कि कोई बात होती है तो आप बताइए कोई लीडर मंजर आम पे आता है? इस मामले में मैं बेतकल्लुफ कहूंगा शिया हजरात को कि उनके वहां मुत्तहिद बहुत लोग हैं। कोई जरा सी बात होती है मंजर आम पे आते हैं। देखिए, मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अगर आपको कहीं भी हिस्सेदारी लेना है, अगर आप मुत्तहिद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और सरकार पे सारा इल्जाम जोर जो लगाने से है बेहतर शुएब है साहब, सारा कि जोर आपका इत्तेहाद पर है, जाहिर है, और ये बड़े जी खूबसूरत सी बात भी है और बड़ा अहम बात भी है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कभी कभी कि इत्तेहाद बिल्कुल नहीं है। जो गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें जिस अंदाज की वोटिंग मुस्लिम तबके ने की है, ख्वाह वो शिया जी जी तबके से लोग जी हों, सुन्नी से हों, अहले हदीस हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, जी मुख्तलिफ मसालिक और जी मकातिब के जी लोग हों, सबने बड़े मतलब दिल जमाई के साथ और बाकायदा तौर पर इत्तेहाद का मुजाहरा किया था वोटिंग के दौरान। ये अलग बात है, देखिए 2 4 6% लोग तो ऐसे हर कम्युनिटी में होते हैं कि जो कि जिनका वोट जो है वो तकसीम होता है मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ लीडरों के हवाले से, मुख्तलिफ कामों के हवालों से, और नफरत और मोहब्बत की बुनियादों पर तकसीम होता रहा है। लेकिन जाहिर है कि इत्तेहाद की ज़रूरत है। मतीन साहब, बड़ा अहम मसला है ये। और देखिए, आप तो मुस्लिम लीग से जुड़े हैं, तो लेकिन हम ये देखते हैं कि मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी आपको मुसलसल प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं, अपनी बात भी कह पाते हैं, आप खुद न्यूज़ 18 उर्दू पर कई मरतबा आप आते हैं, लेकिन या तो आपकी आवाज़ सदा बसेरा साबित हो जाती है, कोई दम नहीं है, या कहीं हिकमत अमली में आप लोगों की कोई खामी ज़रूर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग कुछ कर ही नहीं पाई है गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दरमियान। बड़ा मायूस मंजरनामा है। तो देखिए, इसमें कहीं तो कोई ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी मतीन साहब। नहीं, बिल्कुल तारिक भाई, आपने सही कहा कि मैं बहुत, अभी शुएब साहब ने भी बहुत जिम्मेदारी से कहा कि हम खुद जिम्मेदार हैं। रही बात, इश्यूज हमारे हैं, हल भी हम ही को करना है। हम अब तक के हमेशा बाहर ही खड़े होकर के दूसरे को हराने और जिताने का काम करते रहे। कल साहब कम्युनल को हराओ, सेकुलर को जिताओ, और हम खुद यूनाइट अपनी तंजीम के साथ कभी नहीं हो पाए। आप देखें कि सन 74 में कुछ लोग यूनाइट हुए थे और बहुत बड़ी तादाद में एक बड़े इश्यूज थे भाई। सन 74 में 89 में, वो सन 74 में जब मुस्लिम लीग पहली बार उत्तर प्रदेश में आई है तो बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं मुस्लिम लीग से, और एक विधानसभा मतीन भाई देखिए, 50 साल में पूरी दुनिया तब्दील हो गई है, सियासी कदरें बदल गई हैं, सियासत करने के तरीके बदल गए हैं, एक पूरा जनरेशन गैप आ चुका है। आप अगर इतनी 50 साल पुरानी बातें करेंगे तो जाहिर है कि आज के तनाजुर में देखिए जिस अंदाज की हिकमत अमली दूसरी सियासी जमातें अपना रही हैं, तो मुस्लिम लीग में उसका फुकदान क्यों है? क्यों आखिर एक सीट पर भी आपका उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाता है पूरे उत्तर प्रदेश में? कहीं ना कहीं कोई खामी तो है। कोई तो बात है कि इतनी बड़ी रियासत में जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम तबके की हो, तमाम अकलियतों की हो, वहां पर भी आप मोतबर नुमाइंदगी तक नहीं कर पाते। तो ये जो है कि मतलब एक तरफ तो कहते हैं सियासी इस्तेकाम, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं मुस्लिम लीग भी लेगी या सिर्फ मुस्लिम तबके पर और दूसरे सियासी कायदीन पर और रहबरान पर डालते रहेंगे आप? देखिए तारिक भाई, बेसिक बात जो है, देखिए मसले का हल जो भी हो, और मुस्लिम लीग कामयाब नहीं रही है, नो डाउट। अगर कामयाब होती तो आज असेंबली में होते, यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते। यही तो मैं बार बार अपनी कौम के लोगों से, अफराद से, अपने अहबाब से बताना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे ही तो इश्यूज हैं सारे। आज मदरसे जो बंद करने का ऐलानात हो रहे हैं, वक्त की प्रॉपर्टीज को जो लूट खसोट का काम चल रहा है, जिस तरह से जो है बाहे बगाए कभी कभी
किसी छोटे छोटे से मामलात को ला दी। देखिए मथुरा का मामला हुआ, एक वक्फ सर्वे की बात थी, वक्फ का जो था सर्वे मैटर नहीं था, सिर्फ ईदगाह का सर्वे नहीं होना था, होता कहा था कि एक पूरा जायजा ले लिया जाए कि कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे उनका मंदिर है, एक ऑल इन ऑल मैटर था, मगर उसको सिर्फ ला करके मुसलमानों पे थोप दिया गया। अब यही तो मैं कह रहा हूँ अपनी कौम के लोगों से, भाई तुम अपनी जमात के साथ खुद यूनाइट हो जाओ। जब तुम खुद यूनाइट हो गए तो ये इश्यूज, ये मिनटों के हैं ये इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज नहीं है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर हम मेंटली मैं कौम के लोगों से कहूंगा कि प्रिपेयर हो और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए अपनी तंजीम के साथ खड़े हों। जब तंजीम के साथ खड़े होंगे, अपनी तंजीम से आपकी क्या मुराद है मतीन साहब? अपनी तंजीम से आपकी क्या मुराद है? मुसलमान ने यूनाइट होके नहीं, कभी मुसलमान ने यूनाइट होके जाहिर है कि बीएसपी को भी जिताया, कांग्रेस को भी जिताया, अखिलेश यादव को भी जिताया। तो ये जो मसला है, आपका इशारा मुस्लिम लीग की तरफ रहता है, तो क्या ये जो इत्तेहादी सूरत हाल इख्तियार की गई और मुत्तहिद होकर बाकायदा तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ पूरी कौम आपकी गई, और उसका नतीजा जाहिर है कि जितनी कामयाबी समाजवादी पार्टी को मिली उसमें बड़ा ताउन रहा है मुस्लिम तबके का, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस अंदाज के इश्यूज आते हैं तो वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ है या वो समाजवादी पार्टी या वो एक अहम जमात हमारे उत्तर प्रदेश की जिसने माजी में बड़े अहम कारनामे अंजाम दिए हैं और बिल्लाशुबा मुसलमानों के साथ भी बड़ा अहम ताउन किया है, तो वो खामोश नजर आती है। तो देखिए दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो ये कि आप ये चाहते हैं कि सबको छोड़कर मुसलमान मुस्लिम लीग में चला जाए, या फिर एक सूरत ये भी हो सकती है कि जिस जमात को वोट किया गया है हिज़्ब इख्तिलाफ में है, जाहिर अपोजिशन में है, तो उसको बाकायदा तौर पर प्रेशराइज किया जाए, उस पर दबाव बनाया जाए, उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल हों, उसमें आप पार्टी भी हो, उसमें बीएसपी के सियासी लीडर भी शामिल हों, समाज के भी जिम्मेदार लोग हों, मजहबी तबके से भी लोग हों, दानिश्वर तबका भी हो, अहले कलम भी हो, दूसरे लोग भी हो, तो देखिए ये वकला भी हो जिसकी नुमाइंदगी शुएब साहब कर रहे हैं। तो ये दो जो मुहाज हैं, इस पर दूसरे मुहाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मुहाज तो आपके सामने मुस्लिम लीग है, दूसरा मुहाज ये इत्तेहादी जो है सूरत हाल, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए इससे पहले जब एक हालात मुल्क के अंदर बीजेपी नहीं थी, बीजेपी से पहले बाकायदा मुस्लिम महाज बना था, और उसमें महाज बनने के बाद तमाम जो आप अभी फरमा रहे हैं, जिन जमातों के नाम, जिन अफराद के नाम, जिन तंजीमों के नाम, वो सब लोग थे, मगर उसमें हमारी सिर्फ बसीरत ये रही कि हम उस बात को पॉलिटिकली कैश नहीं कर पाए, हम पॉलिटिकली उसको एक जगह पर नहीं खड़ा कर पाए, और उनके जहां जाती मफाद होते हैं उन फर्द के, वो उसमें चले जाते हैं, उसका जो है तंजीम को फायदा नहीं हो पाता है, और तंजीम को फायदा ना होने की वजह से मिल्लत को फायदा नहीं हो सकता। जब तक तंजीम साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मतीन साहब का मतमय नजर है, इनका अपना इजहार है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या कोई मुस्लिम लीग जैसी जमात के साथ मुसलमानों को जाना चाहिए, अक़लियत को जाना चाहिए, ये तमाम? देखिए तारिक साहब, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस तरह के जो बातें मंजरेआम पर आ रही हैं उससे अपोजिशन को फायदा पहुंचता है, हमको नुकसान पहुंचता है। अब आप एक चीज ये देखें सर कि जब किसी एक इंसान का सब मिलकर मुखालफत करते हैं तो जो करते हैं मुखालफत वो खुद बिखर जाते हैं, वो मंजरेआम पर वो अपनी स्टडी बनाते रहते हैं। आप किसी की मुखालफत ना करके आप खुद अपने को सही रखें, और तंजीमें देखिए चाहे मुस्लिम लीग हो या कोई लीग हो, जैसे आज ओवैसी साहब देखिए कह रहे हैं, तो अगर मुस्लिम एक तरफा में चला जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। ओवैसी साहब कहते हैं कि हमारी जमात के साथ आइए, मतीन साहब कहते हैं हमारी जमात के साथ आइए। तो देखिए ये भी तो बड़ा मसला है ना कि लीडर किसको तस्लीम किया जाए। अच्छा, सबको जब देखिए लॉन्ग टर्म में सबके किरदारों का मुहासबा कीजिए, काम के मेयार का मुहासबा कीजिए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल का मुहासबा कीजिए, इश्यूज पर बात करने की बात कीजिए, तो उसमें कभी तो कहीं कोई नजर आता है आगे, कहीं कोई आगे नजर आता है। तो देखिए ये जो इंतशारी कैफियत है ना, ये भी तो बड़े अहम है ना, कि इसमें मालूम हुआ कि मतीन साहब की अपनी ख्वाहिश है, ओवैसी साहब की अपनी ख्वाहिश है, केजरीवाल अपना मतमय नजर सामने रखते हैं, मायावती जी अपने इश्यूज लेकर सामने आती हैं, अखिलेश यादव के सामने जाहिर है कि दूसरे मसाइल हैं, कांग्रेस जो है वो यूपी में पूरा अपना किरदार ही अपना दूसरे अंदाज से पेश करना चाहती है, जो खोया हुआ वकार उसको हासिल करने की जस्तजू में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो देखिए अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अब ना वक्त है इतना, और ना ऐसे हालात हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा इनकलाबी कोई काम किया जा सकता है। निहायत बुर्दबारी के साथ, सियासी तदब्बुर के साथ और बड़ी अहम पेशरफ्त के साथ कुछ सियासी आप थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जिस
पोजीशन में आप है, आप कोई इनकलाब ला पाएंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, नहीं ला आप हो पाएंगे। या दूसरी जमातें हो? क्या कहना चाहेंगे शुएब साहब? देखिए सर, बिल्कुल सही बात आपने कही कि आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। हमारे मुस्तकबिल जो सामने है उसमें देखिए आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, हर समुदाय को। अगर आप सोचे कि मैं अकेला कर लूंगा तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कुछ कर पाए, क्योंकि आप बिखरे हुए हैं और आपको कुछ जो पार्टियां हैं अपना वजूद खो बैठी हैं। मैं वही बार बार बात दोहराता हूँ आपसे कि वो अपना वजूद बचाने के लिए मुसलमानों से वोट बैंक की तरह यूज करती है। उसके बाद चंद लोग, देखिए इतनी बड़ी हमारी यहाँ पे आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, अगर 2-4 लोग को फायदा पहुंच जाए किसी हुकूमत में आने में तो उससे आवाम का फायदा नहीं होता है, तो वो उसमें आगे दिखा नहीं पाएगा। वो समझदार हो गया है। और जहां तक आप देख रहे हैं हालात की बात है, हालात है तो हालात पैदा वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हालात जो पैदा हुए हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात सर मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए कोई मुखालिफ अगर आपका है और वो अच्छी बात कह रहा है तो उसको आपको गांठ बांधनी चाहिए। सर मैं 10 मार्च को सर मैं एक डिबेट में बैठा था और एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से कहा कि आप तो जश्न मना रहे होंगे, आपकी हुकूमत आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं जश्न नहीं मना रहा हूँ, मैं 24 तैयारी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर तो फोन आ गया है कि संगठन मेरा 24 तैयारी कर रहा है। अब बताइए आप, हम लोग क्या करते हैं, एक चीज पागे सो जाते हैं 10-12 दिन के लिए। और जो भी तंजीमें हैं, चाहे वैसी साहब चिल्ला रहे हैं, वैसी साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है शुएब साहब। जिस संजीदगी का मुजाहिरा बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों ने किया है वो काबिल कदर है और वो मिसाली भी है और काबिल तकलीद भी है सियासी जमातों के लिए। देखिए मजहबी इख्तलाफात हो सकते हैं, नजरियात से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज की, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जिस अंदाज की हिकमत अमली वजह की गई है बीजेपी की जानिब से, आरएसएस की जानिब से बिलखुसूस, और उनकी दूसरी हलीफ तंजीमों और जमातों की जानिब से, तो मतीन साहब देखिए कहीं ना कहीं जो सियासी तदब्बर आपके पास था, जो मेयार था, जो विकार था और जो कदरें थी, उसूल थे, ज़ाब्ते थे, वो सब खो दिए हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या दूसरी सियासी जमातों हो। और जो बरसर इख्तियार लोग हैं वो जाहिर है कि किसी एक सबब से नहीं है, उसके पीछे उनकी बरसा बरस की मेहनत भी है, उसके पीछे उनकी सियासी हिकमत अमली भी है, वो एजेंडे भी हैं जिनसे उन्होंने, जाहिर है कि कहीं ना कहीं अवाम का नुकसान हुआ है और कौमी यकजहती को भी कहीं ना कहीं ज़रब लगी है, लेकिन उनका फायदा हुआ है। तो लेकिन अब आप मतीन साहब कहना क्या चाहेंगे कि कौन से तरीक़ाकार ऐसे अपनाने पड़ेंगे दूसरी सियासी जमातों को कि ये बाकायदा तौर पर जो जमहूरी निज़ाम है उसकी बका के लिए, उसकी बहाली के लिए एक अच्छा सा मंजरनामा आइंदा इलेक्शन में पेश किया जा सके? देखिए तारिक भाई, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि देखिए जो केरल का जो मॉडल है उस मॉडल को देखिए, और उसमें मुस्लिम लीग वहां पर सिर्फ 2 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ मतीन साहब, केरल के मॉडल को यूपी में नाफिज नहीं कर सकते हैं आप। देखिए हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, एजुकेशनल कंडीशन अलग है। तो देखिए मुख्तलिफ रियासतों के, उत्तर प्रदेश हो चाहे या दूसरी रियासतें हो, हिंदुस्तान बड़ा एक अजीब मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ मसाइल हैं। तो देखिए किसी एक स्टेट का जो मॉडल है वो आप दूसरी स्टेट में लागू नहीं कर सकते। हाँ इतना जरूर है कि कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कारगर हो सकती हैं कहीं भी, लेकिन आप ये सोचें कि वो मॉडल यहाँ पर लागू हो जाएगा या उसका निफाज हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी, मतलब इससे कोई इत्तेफाक नहीं किया जा सकता है। हाँ इतना जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ पर अगर इस्तेमाल की जाए तो उसके पस मंजर में कुछ मफाद आपकी जमात को हासिल हो जाए या अक़लियती तबके को हासिल हो जाए। देखिए तारिक भाई, अभी जो शुएब साहब बता रहे थे मैं उसी बात पे ही आ रहा था, आपने बीच में वो कर दिया। चलिए फरमाइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कुछ भी हो, कितने भी इश्यूज हो, हम केरल में बार बार इसीलिए कहते हैं ना, केरल में एक मॉडल, ऐसा मॉडल है कि हम वहाँ सारी 20 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही सीट पे लड़ते हैं और हमने पूरे 20 सीटों पर एंगेज करके रखा है। मजबूर हुआ यूपीए सरकार, जो हमेशा मैं कहूँगा सीधे सीधे कांग्रेस इस बात पे मजबूर हुआ कि मुस्लिम लीग पे इल्जाम लगाती रही कि पार्टीशन इसने किया है, और वही कांग्रेस मजबूर हो गई 2004 में मंत्रालय में लेने के लिए मुस्लिम लीग को। यूपी के जो गवर्नर थे उन्होंने बाकायदा इसकी मुखालफत की थी। मैं कह रहा हूँ जद्दोजहद हमें अपनी जमात के लिए मुसलसल करते रहना चाहिए और उसके नतायज इंशाल्लाह बेहतर होंगे। हम बिल्कुल ये नाउम्मीद ना हो। देखिए मुसलमानों का इत्तेहाद बहुत बड़ा है, जो लोग बार बार ये कह रहे हैं अपर लेयर मुसलमान और जो ये है आपके पसमानदा तबके का मुसलमान, मुसलमानों में इंतजार है, मुसलमानों में कोई इंतजार नहीं है, ना सैयद पठान में इंतजार है, ना अंसारी और
دوسرے ہمارے طبقات میں انتشار ہے. سب کے سب بینگ مسلم سب یونائٹ ہے. بس ان کو جماعت کی ضرورت ہے. جس دن جماعت ایگزسٹ کر جائے گی اس دن سارے ایشوز مسئلے کا حل ہو جائے گا. ہم صرف خیر جماعتی آپ کے لیے کا تو بہت بہت تقویت شکریہ، نہیں کر آپ لوگوں پائے. نے بڑا قیمتی صرف وقت ہم ہمیں دیا، پولیٹیکلی تو اور یہاں آپ پر کے اپنے یونائٹ ذاتی نہیں ہو پائے نظریات ہیں. اپنی جگہ ہیں، ہم اور اپنی اس کی جماعت ظاہر کے ہے کہ ساتھ بھی تو نہیں تردید کھڑے و ہو پائے. تائید میں انڈین ہوتی یونین رہے مسلم گی، لیگ کی ہوتی اکیلے رہے بات گی. نہیں کر رہا ہوں تو طارق بھائی. طارق بھائی جی پلیز، جی میں جی انڈین یونین فرمائیے مسلم لیگ فرمائیے. کی اکیلے بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا جی ہوں جہاں 60 لاکھ کیرل میں مسلمان یونائٹ ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی، تو یو ہاں پی کے اندر جہاں 5 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، تو کیا اپنی جماعت کے ساتھ وہ یونائٹ نہیں ہو سکتے؟ بالکل اگر ہو یونائٹ سکتے ہوں ہیں، گے یہ تو اس میں اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی. نہیں اللہ ہو کی سکتے ہیں، رحمتیں لیکن آئیں گی. دیکھیے اللہ ہوتا کی کیا رحمت ہے متین بھائی متین صاحب، اس ہوتا پہ کیا کام بریلوی ہے کرنا پڑے گا. دیوبندی کا کہ مسئلہ ہی نہیں نہیں متین ہوگا. صاحب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یونائٹ نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ یونائٹ ہو سکتے ہیں لیکن جتنا وقت آپ کے پاس ہے اس میں یہ پاسبل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مذہبی لیڈر ہی یونائٹڈ نہیں ہیں. مذہبی لیڈر جو مطلب قائدین ہیں، جن کے پیچھے بڑا طبقہ جن کو فالو کرتا ہے، وہی 2 قدم چلنے کے بعد 1 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. 4 وہ جو مذہبی پولیٹیکل نہیں رہنما ہے. ہیں، میں بڑے اہم پولیٹیکل تنظیموں کی کے بات لوگ ہیں، وہ طارق بھائی کر رہا متحد ہوں. نہیں ہیں. تو نہیں مسلمان میں بتا رہا ہوں آپ کو، پولیٹیکلی اور یونائٹ دیکھیے ہو ان لوگوں سکتا کا ہے. ہی طارق سیاسی بھائی، بڑا اثر انداز بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑی طارق بھائی مداخلت بھی بالکل سیاست میں صحیح ان کی آپ رہتی فرما ہے. رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کہ مسلمان صرف سیاسی طور پر یونائٹ ہو سکتا ہے. مذہبی عقیدے کی بنیاد پر یونائٹ نہیں ہو سکتا. نہیں تو اگر شیعہ صرف سنی سیاسی کو طور نہیں پر ایڈجسٹ صرف کر سیاسی سکتا. طور پر بریلوی کریں گے تو دیوبندی دیکھیے کو نہیں پاسبل اس لیے ایڈجسٹ. نہیں ہے نا کہ کچھ مذہبی شافعی جو لیڈروں ہے کا سیاست میں دیوبندیوں کو اتنا نہیں مل ایڈجسٹ دخل کر ہے سکتا. کہ وہ پورا شرادہ ہی منتشر ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ ایک بیان جاری ہوتا ہے اور آپ کی پوری 10 سال کی محنت جو ہے وہ 1 منٹ میں رائے گاہ چلی جاتی ہے. شعیب صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جلدی سے اپنی بات رکھ دیجیے. دیکھیے سر ایسا ہے، جس طرح متین صاحب بات کہہ رہے ہیں، یہ اس دور میں تو ناممکن تو نہیں کہوں گا لیکن مشکل ضرور ہے. آپ صحیح. سمجھیے غیر ممکن ہے حالات کے گتھے الجھے، اہل دانش سے بہت سوچ کے بڑی الجھائیے. سوچ کے الجھائیے. اگر آپ پسے پردہ جائیں تو آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں جو چاہ رہے کہ آپ متحد نہ ہو اور اپنی بالکل دکانیں چلاتے رہیں، بالکل. چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو جو دنیاوی لیڈر ہو. آپ دیکھیے نکاح چناؤ چل رہا ہے، کچھ مسلم جو لیڈر موجودہ ہے سب وقت، ان کے لیے ہم آپ لوگوں نے 2-4 مسلم کھڑے کر دیے کہ ان کے ووٹ کاٹ دیں، تو ہم ایک چھوٹی سی زمین پر متحد نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں اب یہ اس سمودائے کی آنکھیں تو کھلنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. اب ان کی آنکھیں محشر میں ہی کھلیں گی، اس سے پہلے مشکل لگ رہا ہے. نماز کا آپ پابند نہیں ہے، زکات فطرہ آپ کھا رہے ہیں، آپ مسلمان بن نہیں پا رہے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے اور ہم سے اس کی آزمائش لی جا رہی ہے. تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ مسلمان بن جائیں. آپ ایسا کردار پیش کریے کہ آپ متحد ہو. جتنی لیڈر پارٹیاں ہیں آپ بتائیے الیکشن کے ٹائم پہ تو جانتی بولنا ہیں چاہتے کہ ہیں مسلمانوں اسی لیے کے تو امت ایک سیکنڈ پولیٹیکلی یونائٹ متین نہیں ہو صاحب پا مکمل کر لوں. دیکھیے میں آپ نے ڈسٹرب نہیں کیا تھا، میں ڈسٹرب نہیں، میں جی بہت سکون سے بول رہا تھا، جذباتی آدمی تھوڑا تھا تو بات نکل آتی ہے. الیکشن کے ٹائم پہ ہی جتنی تنظیمیں ہیں، چاہے ویسی صاحب ہو چاہے کوئی پارٹی ہو، وہ مسلمانوں کی ہمدردی کرتی ہے اور جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کے سمودائے کی ملائی کھاتے ہیں. آپ سے لائن میں لگے چلیے رہتے ہیں، ٹھیک لوگ آپ ہے سے شعیب ملتے صاحب، نہیں ہیں. آپ کا بہت بہت تو یہ شکریہ. سب چیزیں اور تو متین صاحب نے بھی جی بڑا جی قیمتی وقت دیا، اور ہمیں امید ہے کہ جو بڑے حساس ایشوز ہیں ان پر مسلم لیگ آئندہ بڑے سلیقے کے ساتھ اور سیاسی دانش مندی اور تدبر کے ساتھ اپنی پیش رفت کرتی رہے گی، کام کرتی رہے گی. اور آپ بھی شعیب صاحب جن غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ایک وکیل کی حیثیت سے، اس سماجی خدمت کو جاری رکھیے. اور پھر کسی جی روز کسی اہم موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال ہوگا، آپ سے گفتگو ہوگی. آپ لوگوں نے بڑا قیمتی وقت دیا، میں شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ.